नमस्कार साथियों, मैं उमेश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हमारे इस द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आपने हमारी पिछली वीडियो देखी, हम भारतीय राज्य व्यवस्था के बारे में चर्चा कर रहे थे। हम इंडिया पॉलिटी को एक नए सिरे से एक नए अंदाज में शुरू कर रहे थे। इसी चर्चा को आज बढ़ाते हुए हम आज के सेशन को शुरू करेंगे। आपने पिछली वीडियो देखी हो तो हम भारतीय संविधान सभा के बारे में बातचीत कर रहे थे। हम बात कर रहे थे किस प्रकार से भारत का संविधान बना, संविधान बनाने के लिए जिस संविधान सभा का गठन किया गया, किस प्रकार से उसका गठन हुआ, किस प्रकार से उसके चुनाव हुए, उसमें सदस्य कौन कौन और कहां कहां से और कितने आए। हमने ये भी बात की कि इस संविधान सभा में कितनी बैठकें हुई, हमने उनके बारे में भी चर्चा की। उन बैठकों में क्या कुछ घटनाएं घटी, हमने उनके बारे में डिटेल से चर्चा की थी। उसके बाद हमने देखा संविधान सभा में जो 15 महिलाएं सदस्य थी वो कौन कौन थी, उनका बैकग्राउंड क्या रहा है, हमने उनके बारे में भी चर्चा की। हमने बात की संविधान सभा के द्वारा बनाई गई एक नियम समिति के बारे में, प्रारूप समिति के बारे में भी हमने बात की। इसके बाद कुछ और समितियां भी थी जिनके बारे में हमने डिटेल से चर्चा की है। यदि आपने पिछली वीडियो नहीं देखी तो आप हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जाकर प्ले लिस्ट में वो वीडियो देख सकते हैं। प्ले लिस्ट आप सर्च कर सकते हैं, इंडिया पॉलिटी बाई उमेश लाडोना। आज के सेशन को हम स्टार्ट करेंगे भारतीय संविधान सभा की कुछ आलोचनाओं के बारे में, क्योंकि ये जो संविधान जो इतना बड़ा लिखा गया है, इसके पीछे लोगों ने अपने अपने तर्क दिए और इसकी आलोचनाएं की हैं। कुछ ने इसके बारे में अच्छी बातें भी कही हैं। क्या क्या इसकी विशेषताएं रही हैं, सब हम देखने वाले हैं। तो आज के सेशन हमारा रहेगा संविधान सभा की आलोचना के बारे में। तो आज का टॉपिक क्या है? संविधान सभा की आलोचना। तो संविधान सभा की आलोचना किन किन लोगों ने किस प्रकार से करी, किस अपने तर्क दिए, अपनी योग्यता अनुसार लोगों ने इसके बारे में कुछ बातें कही हैं। कुछ ने अच्छी बात कही तो कुछ ने इस पर कटाक्ष भी किया है। तो हम उस सब के बारे में आज चर्चा करने वाले हैं कि इस संविधान सभा के बारे में लोगों के क्या मत थे, उन्होंने अपने तर्क दिए, किस प्रकार से इनकी विशेषताओं के बारे में बताया। कुछ ने इसके बारे में अच्छी बातें की, किन्होंने क्या किया, कटाक्ष भी किया है। हम उन सब के बारे में चर्चा करेंगे। कटाक्ष करने वाले ज्यादातर कौन होंगे? आप ये सोच सकते हो कि वो कौन हो सकते हैं, कि वो ब्रिटिशर्स ही होंगे जो भारतीय संविधान सभा के बारे में कुछ ऐसी बातें कहेंगे जो नेगेटिव हो। क्यों? क्योंकि उनको पता है हम इसके बारे में यदि नेगेटिविटी बताएंगे तो हमारा जो उत्तराधिकार है, हमारा जो अधिकार वो बना रहेगा, लोग हमें अच्छा मानते रहेंगे। इसीलिए उन्होंने ऐसी यानी कि संविधान सभा को नीचा दिखाने के लिए कुछ ऐसी बातें कही जो कटाक्ष के तौर पर है। हम उस कटाक्ष का विरोध भी करेंगे, उसमें किस प्रकार की बातें हैं हम उनको भी कहेंगे, उनमें जो सही बातें हैं वो भी हम आज इसमें देखने वाले। लोगों ने देखो इसके बारे में कटाक्ष किए हैं, किस प्रकार से किए हैं हम देख सकते हैं। कईयों ने ऐसा भी कहा था, जैसे विंस्टन चर्चिल ने भी कहा था कि ये जो संविधान सभा है ये क्या है, ऐसी बारात है जिसकी दुल्हन ही गायब है। पहली बैठक के बारे में विंस्टन चर्चिल ने कहा था, क्या कहा था, कि ये संविधान सभा एक ऐसी बारात है जो जिसकी कौन गायब है, दुल्हन ही गायब है। क्यों? क्योंकि उसमें मुस्लिम लीग के सदस्य नहीं आए थे, इसलिए उन्होंने ऐसा कहा। अब आगे और उन्होंने क्या क्या बातें कही, संविधान सभा के बारे में क्या क्या आलोचनाएं हुई, उनके बारे में आज देखने वाले हैं। तो इनकी आलोचनाओं में पहला जो शब्द अपने सामने आता है वो क्या है? इसमें कहा गया कि ये जो संविधान सभा है ये संप्रभु संस्था नहीं है। क्या नहीं है? संप्रभु संस्था नहीं है। कहा गया कि संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं है, संस्था नहीं थी। अब देखो क्या हुआ, संप्रभु क्या होता है, पहले हम देखते हैं ये शब्द जो संप्रभु आया है ये क्या है, किसे कहते हैं संप्रभु, कौन संप्रभु होता है, इसके बारे में हम देखने वाले हैं। ये संप्रभु का मतलब होता है समय का प्रभु। समय का प्रभु एक ऐसा देश, ऐसा राष्ट्र, ऐसी संस्था जो अपने आंतरिक एवं बाह्य निर्णय कैसे ले, खुद के आधार पर ले। आंतरिक और बाह्य निर्णय का मतलब है, जैसे भारत एक संप्रभु देश है, संप्रभु राष्ट्र है, ये अपने आंतरिक मामलों में और विदेशी मामलों में क्या है, खुद पर निर्भर है। इसीलिए हम देखते हैं भारत क्या है, संप्रभु राष्ट्र है। तो कुछ लोगों ने क्या कहा, संविधान सभा क्या नहीं है, संप्रभु संस्था नहीं है। इसके पीछे का तर्क क्या दिया इन्होंने कहा कि संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ था। तो संविधान सभा का निर्माण किसने करवाया? तो कैबिनेट मिशन के तहत हुआ, कैबिनेट मिशन के तहत हुआ। उन्होंने इस बात
इस कथन को कहने के पीछे तर्क क्या दिया कि संविधान सभा कैबिनेट मिशन के तहत बनी है। इसका निर्माण कैसे हुआ है? कैबिनेट मिशन के तहत हुआ है। और इन्होंने कहा इसमें जो बातें हुई वो कैसी हुई? ब्रिटिश सरकार की देन है, ये सारा कुछ ब्रिटिश सरकार की देन है, क्योंकि उस वक्त शासन किसका था? ब्रिटिश सरकार का था। लेकिन हम इस बात का कटाक्ष करते हैं, इस बात का कटाक्ष करते हैं, ये बात बिल्कुल सही नहीं है। यानी हाँ, ये बात सही है कि कैबिनेट मिशन के तहत ही इसका क्या हुआ? गठन हुआ, लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। इसमें कैबिनेट मिशन की बात चली, समय का ये प्रभु नहीं है, संप्रभु संस्था नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि हमने देखा जो संविधान सभा में जो लोग, जो सदस्य निर्वाचित होकर के आए, वो कैसे हुए? वो निर्वाचित होकर के आए, उनका क्या हुआ? चुनाव हुआ, बाकायदा उनका क्या हुआ? चुनाव हुआ। भारत के लोगों ने, भारतीयों ने क्या किया? संविधान सभा के लिए सदस्यों का चुनाव किया। यह बात सही है कि इनका चुनाव कैसे हुआ? अप्रत्यक्ष रूप से हुआ, लेकिन फिर भी क्या हुआ? चुनाव तो हुआ। कैसे चुनाव हुआ? भारतीय लोगों ने, जो मतदाता थे, उन्होंने पहले क्या किया? प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का चुनाव किया। प्रांतीय विधानसभा के सदस्यों का, कितने सदस्यों का? 1587 सदस्यों का क्या किया? चुनाव किया। भारतीय लोगों ने, जिनको मताधिकार प्राप्त था, उन्होंने क्या किया? प्रांतीय विधानसभा के लिए क्या किए? 1587 सदस्यों का चुनाव किया। इन 1587 सदस्यों में से 296 सदस्य अप्रत्यक्ष रूप से, यानी कि इन 1587 लोगों ने संविधान सभा के लिए कितने लोगों का चयन किया? तो 296 लोगों का क्या किया? चयन किया, जिनमें से 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत से आए थे, बाकी ब्रिटिश भारत से आए थे, जिनका क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। ये बात सही है। इसको हम इसलिए अप्रत्यक्ष कहते हैं कि भारतीय लोगों ने संविधान सभा के सदस्यों का डायरेक्ट चुनाव नहीं किया था। ये तो आज भी होता है, ये तो आज भी होता है। हम आज भी जो प्रधानमंत्री है, उनका जो चुनाव होता है, चाहे मुख्यमंत्री का चुनाव हो, हम उन मुख्यमंत्री को या प्रधानमंत्री को हम डायरेक्ट निर्वाचित नहीं करते, उनका डायरेक्ट चुनाव हम नहीं करते। हम क्या करते हैं? पहले संसद के सदस्यों का या लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, और वो लोकसभा के सदस्य किनका चुनाव करते हैं? प्रधानमंत्री का चुनाव करते हैं। उसी प्रकार राज्यों में क्या होता है? राज्यों में विधानसभा के सदस्यों का चुनाव हम करते हैं, यानी कि जो लोग है, जनता है, वो किसका चुनाव करती है? तो विधानसभा के लोगों का चुनाव करती है। और वो विधानसभा के जो सदस्य है, वो मिलकर किसका चुनाव करते हैं? तो मुख्यमंत्री का चुनाव करते हैं। तो ये व्यवस्था तो आज भी लागू है, ये व्यवस्था तो आज भी लागू है। फिर हम ऐसे कैसे कह सकते हैं कि ये संविधान सभा एक संप्रभु संस्था नहीं थी, इसके चुनाव अप्रत्यक्ष हुए, लोगों ने तो संविधान सभा के सदस्य चुने ही नहीं? ये बात हम कैसे कह सकते हैं? तो ये बात बिल्कुल यहाँ पे गलत साबित होती है, ये बात बिल्कुल गलत साबित होती है, क्योंकि लोगों ने चुनाव किया। लोगों ने किनका चुनाव किया? इन 1587 सदस्यों का चुनाव किया। ये 1587 सदस्य कहां से आए? तो विधानसभा के लिए चुनाव चुनित होकर के आए। 1587 सदस्य कहां के लिए चुनाव जीत करके आए? विधानसभा के लिए चुनाव जीत करके आए। जब ये 1587 सदस्य विधानसभा के सदस्य बने, तो इन्हीं 1587 सदस्यों में से लोगों ने क्या किया? अपने 296 सदस्यों को संविधान सभा के लिए चुना। इस प्रकार से हम देख सकते हैं कि संविधान सभा एक क्या है? संप्रभु संस्था है। उनके लोगों का क्या हुआ था? चुनाव हुआ था। चुनाव तो हुआ था, बिल्कुल आज भी वही परंपरा जारी है। आज भी प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री का चुनाव हम थोड़ी करते हैं, हम तो लोकसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं, विधानसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तो आज भी अप्रत्यक्ष रूप से चुने जाते हैं। लोकसभा के सदस्य प्रधानमंत्री का निर्वाचन करते हैं, और विधानसभा के सदस्य मुख्यमंत्री का निर्वाचन करते हैं। तो ये तो व्यवस्था आज भी लागू है। तो ये जो कटाक्ष है, ये जो आलोचना है, बिल्कुल सही साबित नहीं होती। इसमें एक बात जरूर है कि कैबिनेट मिशन के तहत इसका क्या हुआ था? निर्माण हुआ था, क्योंकि भारत में शासन उस वक्त किसका था? तो अंग्रेजों का शासन था, ब्रिटिश सरकार का शासन था। इसीलिए कैबिनेट मिशन के तहत इसका गठन माना जा सकता है, लेकिन ये पूरी तरह संप्रभु संस्था नहीं है, ये बात बिल्कुल गलत है। तो एक आलोचना हमने पढ़ी कि संविधान सभा क्या नहीं है? संप्रभु संस्था नहीं है। इसके बारे में भी हमने क्या कर लिया? देख लिया। अब हम आगे आगे चलते हैं, अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं क्या क्या व्यवस्थाएं और हुई। इसके बाद एक आलोचना की गई थी चर्चिल महोदय के द्वारा। विंस्टन चर्चिल ने भी क्या किया? संविधान सभा की एक आलोचना में और शब्द क्या कहा कि ये एक जाति की संस्था है।
क्या है, एक जाति की संस्था है, इसमें सर्वाधिक कौन है, हिंदू है। तो हम ये भी बात जानते हैं कि भारत में सबसे बड़ी आबादी किनकी है, तो हिंदुओं की है। किनकी है, हिंदुओं की है। लेकिन संविधान सभा के अंदर मुस्लिम सदस्य भी थे। हमने मोहम्मद सादुल्लाह के बारे में भी बातचीत की, हमने बेगम अयाज रसूल के बारे में भी बात की। ये दोनों सदस्य कौन है, मुस्लिम है। कौन है, मुस्लिम है। तो हम इसे एक जाति की संस्था तो नहीं कह सकते, इसमें सिख भी थे। इसमें सिख भी थे। हमने जसवंत सिंह के बारे में भी बात की, और भी हमने बात की, कुछ इसमें क्या थे, सिख भी थे। तो हमें एक जाति की संस्था तो इसको नहीं कह सकते। इसमें आदिवासी क्षेत्रों से भी कुछ लोग आए थे, दलित लोग भी आए थे, तो ये एक जाति की संस्था नहीं हो सकती। विंस्टन चर्चिल ने संविधान सभा की आलोचना में एक शब्द कहा, क्या कहा, चर्चिल ने संविधान सभा को एक जाति की संस्था का, एक जाति की संस्था कहा। तो ये तो बात बिल्कुल गलत है, क्योंकि एक जाति की संस्था, देखो हिंदुओं की जो जनसंख्या है वो भारत में सबसे ज्यादा है, इसीलिए भारत में सबसे, ये जो संविधान सभा में सबसे ज्यादा लोग कौन थे, हिंदू थे। लेकिन एक जाति की नहीं हो सकती, क्योंकि इसके अंदर मुस्लिम सदस्य भी थे। कौन कौन थे, तो हमने नाम भी देखे हैं। एक तो मोहम्मद सादुल्लाह, जो कौन थे, मुस्लिम लीग से थे, मुस्लिम थे। उसके बाद एक और बेगम अयाज रसूल, जो भी क्या थी, एक मुस्लिम महिला थी, संविधान सभा में वो भी सदस्य थी। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि एक जाति की संस्था है, तो इसका भी कटाक्ष हम कर सकते हैं, इसको भी गलत साबित कर सकते हैं। तो एक ये अपने को याद रखना पड़ेगा कि चर्चिल महोदय ने क्या कहा था। चर्चिल महोदय ने संविधान सभा को क्या कहा, एक जाति की संस्था कहा। ये कभी कथन कारण में क्वेश्चन यूपीएससी में भी पूछा जा सकता है, स्टेट पीसीएस में भी पूछा जा सकता है। स्टेट पीसीएस में पूछा जाता है, वो आरएएस का एग्जाम होता है, एमपी पीसीएस का हो, चाहे यूपी पीसीएस का हो, चाहे हरियाणा पीसीएस का हो, चाहे और किसी भी स्टेट के पीसीएस एग्जाम का क्वेश्चन हो, ये पूछा जा सकता है। ऐसे कथन कारण के क्वेश्चन पूछना आजकल बड़े प्रासंगिक है, पूछे जाते हैं। ये ट्रेंड बड़ा आजकल ट्रेंड ज्यादा चल रहा है, कथन कारण के क्वेश्चन पूछना या मिलान करने वाले क्वेश्चन पूछना, या ऐसे पूछा जा सकता है, ये कथन देख रहे पूछ सकता है, किन्होंने कहा, इन्होंने कहा। मिलान करने वाले क्वेश्चन में भी आ सकता है, एक तरफ इनके नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ आलोचना दे दी जाएंगी, मिलाओ किसने क्या कहा। तो ऐसे क्वेश्चन भी आते हैं, तो प्रासंगिक रूप से हमें इसको पढ़ना पड़ेगा। ये तो थी चर्चिल महोदय ने संविधान सभा की जो आलोचना की, इसके बारे में इन्होंने कहा संविधान सभा को क्या कहा, एक जाति की संस्था कहा। इसलिए हम इसका भी कटाक्ष कर सकते हैं कि एक जाति की संस्था नहीं हो सकती। इसमें कौन होंगे साथ में, मुस्लिम भी थे, सिख भी थे, आंग्ल भारतीय भी इसके अंदर शामिल थे। हमने फ्रैंक जेस थोनी के बारे में सुना था, फ्रैंक जेस थोनी के बारे में भी सुना था, जो भी क्या थे, इसी के अंदर शामिल थे, उपाध्यक्ष भी बने थे संविधान सभा के। पहली बैठक के क्या बने थे, उपाध्यक्ष बने थे। तो फ्रैंक जेस थोनी कौन थे, आंग्ल भारतीय थे। तो वो भी क्या है, एक, इसलिए हम कह सकते हैं कि ये एक जाति की संस्था तो बिल्कुल नहीं है। अब हम आगे देखते हैं और किन लोगों ने और क्या कहा। एक व्यक्ति थे जॉन साइमन, जिन्होंने, जो साइमन आयोग के अध्यक्ष चुने गए, जॉन साइमन। हमने पढ़ा था भारत में साइमन आयोग भी आया था, जिसके विरोध में लोगों ने काले झंडे दिखा करके गो साइमन का नारा लगाया। वो जॉन साइमन भी भारत की संविधान सभा के बारे में आलोचना करते हैं, क्या करते हैं वो भी देख लेते हैं। जॉन साइमन ने क्या कहा, यह संविधान सभा है जो किसकी संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। किनकी संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। चर्चिल महोदय ने कहा था एक जाति की संस्था है। चर्चिल महोदय ने क्या कहा था कि ये जो संविधान सभा एक जाति की संस्था है। और जॉन साइमन ने क्या कहा था कि ये जो संविधान सभा है किनकी संस्था है, हिंदुओं की संस्था है। तो जॉन साइमन ने क्या कहा था कि संविधान सभा हिंदुओं की संस्था है, हिंदुओं की सभा है या संस्था है, सभा या संस्था है, संस्था है या थी, ये की बात है। तो देखो हम इसके बारे में पहले ही कटाक्ष कर चुके हैं कि हिंदुओं की अकेली हिंदुओं की संस्था नहीं है। हिंदुओं का कहने का मतलब ये भी है क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा सदस्य हिंदू थे। क्यों, क्योंकि भारत की जो जनसंख्या है उसमें सबसे ज्यादा हिस्सा किसका है, हिंदुओं का है। किनका ज्यादा हिस्सा है, हिंदुओं का ज्यादा हिस्सा है। इसीलिए ये हिंदुओं, यहाँ इसमें ज्यादा सदस्य हिंदू होने कोई एक गलत, एक अलग बात नहीं है, ये बिल्कुल सही हो सकता है, प्रासंगिक है। इसमें कौन ज्यादा आएंगे, हिंदू ज्यादा आएंगे, तो व्यवहारिक सी बात है। उसके बाद हमने देखा इसके अंदर मुस्लिम सदस्य भी थे, सिख सदस्य भी थे।
तो ईसाई भी थे और आंग्ल भारतीय भी इसके अंदर शामिल थे। तो इसलिए हम ये नहीं कह सकते कि अकेले हिंदुओं की संस्था है। इसका तो हमने पहले भी कटाक्ष कर चुका था चर्चिल महोदय के बारे में जब बात करी थी। आगे हम देखते हैं और इनको क्या कहा गया। संविधान सभा के बारे में कहा गया इसको किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। तो एक बात इस आलोचना में यह भी आती है कि संविधान सभा को कांग्रेस ने बनाया। कांग्रेस ने बनाया। क्या ये बात बिल्कुल सही है? क्या ये ठीक है? उस वक्त संविधान सभा में कुल कितने सदस्य कांग्रेस से थे? तो 208 सदस्य कांग्रेस से थे। लेकिन ये बात बिल्कुल गलत है कि संविधान को किसने बनाया? किसने बनाया? तो कांग्रेस ने बनाया। ये बिल्कुल बात गलत है। संविधान सभा नहीं, सॉरी, इसमें क्या होगा? संविधान को किसने बनाया? कांग्रेस ने बनाया। ये बात भी बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके अंदर कांग्रेस के अलावा भी कुछ निर्दलीय व्यक्ति भी थे, हमने बात की थी। कुछ सिख भी इसके अंदर शामिल हुए थे। कुछ सिख भी इसमें शामिल हुए थे। कुछ मुस्लिम लीग के सदस्य भी इसमें शामिल हुए थे। हमने नाम के बारे में चर्चा की है। मोहम्मद सादुल्ला और बेगम अयाज रसूल, जो कांग्रेस से थोड़ी थे, जो कांग्रेस से नहीं थे, वो भी किस में आए थे? संविधान सभा में आए थे। उन्होंने भी क्या किया था? संविधान का निर्माण किया था। फ्रैंक जे सोनी भी संविधान सभा में थे। उन्होंने भी क्या किया था? तो संविधान सभा का निर्माण किया था। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि संविधान सभा को कांग्रेस ने बनाया। ये बात बिल्कुल पूरी तरह से सही नहीं है। सही है क्योंकि ज्यादा सदस्य कौन थे? ज्यादा सदस्य किसके थे? तो कांग्रेस के थे। लेकिन ये बात बिल्कुल सही नहीं है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कुछ सदस्य क्या होकर आए थे? मनोनीत होकर भी तो आए थे। जो सदस्य मनोनीत होकर के आए थे वो थोड़ी ना कांग्रेस के थे। वो थोड़ी ना कांग्रेस के थे। इसीलिए हम कह सकते हैं कांग्रेस के सारे सदस्य कांग्रेस के नहीं थे। इसमें 208 सदस्य कांग्रेस के थे, जिन्होंने संविधान बनाने में अपना योगदान दिया। एक बात यह भी है कि 208 सदस्य ज्यादा होने का मतलब क्या? क्यों? उस वक्त भारत में जो सबसे बड़ी पार्टी थी वो कौन थी? कांग्रेस थी। तो कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी थी, सबसे लोकप्रिय पार्टी थी। तो इसलिए ज्यादा सदस्य आने इसकी भी व्यवहारिक बात है। व्यवहारिक सा है कि जो बड़ी पार्टी होगी उसी के सारे सदस्य आएंगे, ज्यादा सदस्य उसी के तो आएंगे। इसीलिए ये देखते हैं, यदि ऐसा ना हो तो कभी भारत में एक पार्टी की कभी सरकार ही न बने, हमेशा गठबंधन की सरकार बने। क्यों? क्योंकि जो सदस्य, यदि एक बड़ी पार्टी जो लोकप्रिय पार्टी है उसके सदस्य तो ज्यादा आते हैं इसके अंदर। आज भी ऐसा ही होता है। आज भी ऐसा ही होता है। बहुमत की पार्टी होती है, जो बहुमत की सरकार बनती है तो ऐसी ही बनती है, जिसके ज्यादा सदस्य होंगे वही सरकार बनाएंगे। तो ये तो बात बिल्कुल सही नहीं है कि कांग्रेस ने बनाया, क्योंकि इसके अंदर बाकी और भी थे, गैर कांग्रेसी भी इसके अंदर शामिल थे। तो ये बात भी बिल्कुल सही साबित नहीं होती। इसके बाद एक शब्द और कहा गया कि यह जो संविधान है, जो भारत का जो संविधान बनाया गया है, यह कॉपी पेस्ट है। कॉपी पेस्ट का मतलब है दूसरे संविधानों की नकल है। सीधे के सीधे वहां से जो प्रावधान है, जो अनुच्छेद उठा लिए वो सीधे के सीधे भारतीय संविधान में जोड़ दिए गए। तो ये बात देखो क्या किस प्रकार कही गई कि संविधान क्या है? एक कॉपी पेस्ट है। संविधान कॉपी एंड पेस्ट है। ये भी बात संविधान की आलोचना में आगे आई है। क्या आई है? कि संविधान, भारत का जो संविधान है वो क्या है? कॉपी एंड पेस्ट है। कॉपी एंड पेस्ट है कि सीधे सीधे दूसरे संविधानों से प्रावधान उठा लिए गए और भारत के संविधान में चिपका दिए गए, छाप दिए गए। तो अब देखो इसके प्रति, इसके कटाक्ष में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर क्या कहते हैं? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने क्या कहा? इन्होंने कहा कि किसी भी संविधान से अच्छे प्रावधान ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है। इन्होंने क्या कहा? किसी भी संविधान से अच्छे प्रावधान ग्रहण करना साहित्यिक चोरी नहीं है। किसने कहा ये कथन? तो भीमराव अंबेडकर ने कहा। किसके प्रति कहा? किसके कटाक्ष में कहा? तो ये कथन आया था संविधान सभा की आलोचना में कि संविधान कॉपी एंड पेस्ट है। ये तो हम भी जानते हैं, क्योंकि इतना बड़ा संविधान बनाना और उस वक्त जो सरकार चल रही थी, जिस प्रकार की भारत में कंडीशन चल रही थी, संभव तो नहीं हुआ होगा। इसीलिए उन्होंने दूसरे संविधानों को पढ़ा। देखो भीमराव अंबेडकर जी ने सभी
देशों के जो संविधान थे उनको पढ़ रखा था, उनका क्या क्या निष्कर्ष निकाला और अपने देश के लिए क्या किए, कुछ नियम बनाए, कुछ अनुच्छेद बनाए। उन अनुच्छेदों को इकट्ठा करके क्या बना लिया गया, एक संविधान बना लिया गया। कुछ एक विधान बनाए, क्या बनाए, संविधान बना लिया गया। तो ये बात भी देखो सही नहीं है कि कॉपी एंड पेस्ट है, इसमें कुछ अपने खुद के प्रावधान भी तो है, कुछ खुद के प्रावधान है जो भारतीय लोगों पर लागू होते हैं, भारतीय लोगों पर लागू होने वाले और भी प्रावधान है। इसमें यह भी बात सही है कि 1935 के अधिनियम के कुछ प्रावधान लिए गए हैं, लेकिन वही प्रावधान लिए गए हैं जो इस संविधान सभा में लोगों ने जो ये सोचा कि ये भारत के लोगों पर बिल्कुल लागू होते हैं, प्रासंगिक हैं, सही है, भारतीय लोगों में न्यायप्रद है, उनमें समानता का अधिकार देने वाले हैं। तो ये शब्द भी इनमें जोड़ेंगे। आगे हम देखेंगे कौन कौन से देश के संविधानों से कौन कौन से प्रावधान लिए गए, हम अगले सेशन में देखेंगे। इस प्रकार भीमराव अंबेडकर ने इस कथन का भी क्या कर दिया, कटाक्ष कर दिया कि संविधान किसका, संविधान कॉपी एंड पेस्ट नहीं है, दूसरे संविधानों से हम अच्छे प्रावधान लेते हैं। किसी भी जगह से यदि हम अच्छे प्रावधान ग्रहण करते हैं, अच्छे व्यवहार यदि हम ग्रहण करते हैं, तो वो कोई साहित्यिक चोरी नहीं होती। इसी प्रकार से संविधान कॉपी एंड पेस्ट है, ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है, इसमें कुछ अपने प्रावधान भी इन्होंने जोड़े हैं। अब हम आगे देखते अब हम आगे देखते हैं कि और कौन सी आलोचनाएं संविधान सभा के बारे में कही गई। हम देखते हैं कि इसमें एक और बात भी आ गई थी कि संविधान बनाने में एक लंबा समय लगा। क्या लगा, एक लंबा समय लगा। इसमें एक आलोचना की गई, संविधान निर्माण में बहुत ज्यादा समय लगा, बहुत ज्यादा समय लगा। ये देखो, ये बात भी देखो बिल्कुल सही, ऐसे टाइम तो देखो ज्यादा लगा था, लेकिन ऐसे नहीं है कि इतना भी ज्यादा समय लग गया कि संविधान बनाने में उम्रें बीत गई, ऐसा भी कुछ नहीं हुआ, वर्षों लग गए, ऐसे भी नहीं हुआ। संविधान निर्माण में कितने दिन का समय लगा था, 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन का समय लगा था। इतना समय लगना तो जरूरी था, क्यों, क्योंकि भारत इतना बड़ा भौगोलिक क्षेत्र है, वहां पे विभिन्न जाति और पहनावे के, बोलियों के लोग रहते हैं, सबका अलग अलग अपना खुद की संस्कृति है। भारत बहुसंस्कृतिवाद देश है, भारत में सभी लोगों की संस्कृतियां लगभग अलग अलग है, सभी क्षेत्रों की संस्कृतियां अलग अलग है। उन सभी के बारे में एक संविधान बनाना था। हमने कोई अमेरिका की तरह अलग अलग संविधान थोड़ी बनाए हैं। अमेरिका में देखो जो संविधान बना है वो यूएसए के लिए एक है और उसके प्रांतों के लिए अलग अलग संविधान है। तो वैसा तो अपने ऐसा थोड़ी है कि अब राजस्थान के लिए अलग संविधान बना दिया, गुजरात के लिए अलग संविधान बना दिया गया, तमिलनाडु के लिए अलग बना दिया गया, उत्तर प्रदेश के लिए अलग बना दिया गया, ऐसा थोड़ी है। पूरे भौगोलिक क्षेत्र के लिए, सारी जनताओं के लिए एक ही संविधान का निर्माण किया गया। उसमें इतना समय लगना तो व्यवहारिक है। और उस वक्त की जो कंडीशंस भी कुछ ऐसी थी कि इतना समय तो लगना था, क्योंकि उस वक्त सरकार किसकी थी, तो ब्रिटिश सरकार की थी। दो काम एक पैरेलल चल रहे थे, एक तो संविधान निर्माण का, दूसरा भारत को स्वतंत्र करने का। दो काम पैरेलल चल रहे थे, संविधान बनाने का और भारत को स्वतंत्र करने का। स्वतंत्रता के बाद कुछ ऐसी घटनाएं हुई, आपने सुना भी होगा, भारत और पाकिस्तान का जब विभाजन हुआ तो बहुत से दंगे और विद्रोह भी हुए थे। उन विद्रोहों से भी निपटना था और इधर संविधान का निर्माण भी करना था, और भारत के अंदर जो अशांति फैली थी उसको भी निपटारा करना था। तो कुछ इतना समय तो लगना जरूरी था, व्यवहारिक भी है, इतना समय तो लगेगा। इस प्रकार से हम ये भी कह सकते हैं कि ये भी बात बिल्कुल सही नहीं है, इतना ज्यादा भी समय नहीं लगा और ये लगना भी चाहिए, लगना भी व्यवहारिक है। इतना जो उस प्रकार का जो संविधान, इतना बड़ा संविधान बनाया गया, पूरे विश्व में सबसे बड़ा संविधान किसका है, भारत का है। इसीलिए भारत को विश्व का सबसे बड़ा डेमोक्रेटिव स्टेट कहते हैं, डेमोक्रेटिव नेशन कहते हैं भारत को सबसे बड़ा। अब उसके बाद हम देखते हैं इसके बारे में और कुछ अच्छी बातें जो कहेंगी वो क्या है। संविधान सभा के बारे में, संविधान सभा के सदस्यों के संविधान सभा के सदस्यों के बारे में और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के बारे में जो कुछ अच्छी बातें कही गई उनके बारे में हम देख लेते हैं। आलोचनाओं के बारे में हमने देख लिया, किस प्रकार की आलोचनाएं थी, क्या वो सही है या नहीं है, वो भी हमने देख लिया। तो सारी आलोचनाएं पूरी तरह सही साबित नहीं होती, ये भी हमने देख लिया। अब हम देखेंगे कुछ अच्छी बातें जो संविधान सभा के सदस्यों के लिए, संविधान सभा के लिए कही गई, उनके बारे में देख लेते हैं। इसमें हम देखेंगे ग्रेनविल ऑस्टिन के बारे में। ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर 2 किताबें लिखी हैं। क्या लिखी हैं? 2 किताबें।
अमेरिका के इतिहासकार हैं ग्रेनविल ऑस्टिन। कौन? अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन। अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर क्या लिखी? दो किताबें लिखी। पहली है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन द कॉर्नर स्टेट ऑफ द नेशन, कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। क्या लिखा? इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। तो ये किताब किसकी है? तो ये किताब है अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन की। अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन ने भारतीय संविधान पर दो किताबें लिखी। एक कौन है? तो एक है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नर स्टोन ऑफ द नेशन। ये बुक किसकी है? तो अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन की है। उन्होंने इसमें भारतीय संविधान के निर्माण में जो घटनाएं घटी, भारतीय संविधान के अच्छे प्रावधान कौन है, उनके बारे में इसमें डिटेल से चर्चा उन्होंने की है। उसके बाद एक इन्होंने किताब लिखी है वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिव नेशन, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब भी किन की लिखी हुई है? तो ग्रेनविल ऑस्टिन की लिखी हुई है, वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन। ये किताब भी किन की लिखी हुई है? तो अमेरिकन इतिहासकार ग्रेनविल ऑस्टिन की लिखी हुई है। इसमें भी संविधान के बारे में इन्होंने विस्तार से चर्चा की है। तो ये दोनों बुक आप याद रख लेना। पूछा जा सकता है कि भारत के संविधान पर जो किताबें लिखी है उनके नाम दे सकते हैं कि वर्किंग ऑफ डेमोक्रेटिव कॉन्स्टिट्यूशन, ये बुक किन की है? तो किन की है? ग्रेनविल ऑस्टिन की है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आ सकते हैं, इनको भी आप अच्छी तरह से नोट डाउन कर लेना। अब हम देखते हैं इसके बाद और क्या क्या बातें कही गई। इसके बाद में एक संविधान निर्माण में जो अंबेडकर जी का योगदान था उसके बारे में कुछ बातें कही गई। संविधान निर्माण में अंबेडकर के योगदान में जो कहा गया उनके बारे में क्या कुछ कहा गया वो देखो। इनके बारे में कईयों ने कहा कि ये भारतीय संविधान के क्या है? जनक है। भारतीय संविधान के जनक है। भारतीय संविधान के क्या है? जनक है। इनके बारे में, इनके लिए तो अंग्रेजों ने भी क्या की थी? इनकी सलाह की थी कि इनको संविधान सभा में रखा जाए, इनको संविधान सभा में रखा जाए। इन्होंने विश्व के लगभग सभी देशों के संविधानों को पढ़ रखा है। ये उनके बारे में अच्छी बातें जानते हैं। ये क्या नहीं जानते, इनके बारे में ऐसी कुछ भी बातें कही गई हैं। उसके बाद इनके बारे में कहा गया आधुनिक भारत के ये क्या है? मनु है। आधुनिक भारत के मनु भी कहा। मनु कौन है? मनु को सृष्टि रचयिता के देवता कहते हैं। मनु कौन है? सृष्टि रचयिता के देवता, इन्हें सृष्टि रचयिता भी कहते हैं। इन्होंने क्या कहा जाता है? इन्होंने क्या किया? सृष्टि का निर्माण किया। इसी प्रकार आधुनिक भारत का निर्माण कौन करते हैं? तो अंबेडकर महोदय करते हैं। इसीलिए अंबेडकर जी के बारे में कहा गया कि आधुनिक भारत के क्या है? मनु है। क्या है? मनु है। उसके बारे में एक बात और कहा गया, अंबेडकर को क्या कहा गया? पंडित अंबेडकर भी कहा गया। पंडित अंबेडकर भी कहा गया। अंबेडकर जी को क्या कहा गया? और पंडित अंबेडकर भी कहा गया, क्योंकि ये सभी संविधानों की अच्छी बातों को जानते हैं। ये क्या नहीं जानते? तो इनके बारे में और क्या कहा गया? ये संविधान के अच्छे ज्ञाता है, संविधान के ये क्या है? पंडित है। अब उसके बाद एक व्यक्ति आए, महावीर त्यागी जी। कौन आए? महावीर त्यागी जी। तो महावीर त्यागी जी ने एक बात कही इनके लिए, तो अंबेडकर जी के लिए एक बात कही। किसने कही? महावीर त्यागी ने। महावीर त्यागी जी ने संविधान सभा के लिए, संविधान के लिए और
अंबेडकर जी के लिए एक बात की, क्या कहा इन्होंने? कहा संविधान एक क्या है? साकार चित्र है। संविधान एक साकार चित्र है। साकार चित्र का मतलब जिसमें क्या है, जिसके अंदर जो लिखा है उनको हम पढ़ सकते हैं। एक साकार है, इसकी लंबाई है, इसकी चौड़ाई भी है, इसके अंदर अच्छी तरह से बातें लिखी हुई हैं। ये एक क्या है? साकार चित्र है। एक ऐसा चित्र जो कैसा आकार रखता है अपना खुद का, तो एक आकार साकार चित्र है। तो इन्होंने क्या कहा? संविधान एक क्या है? साकार चित्र है। और डॉक्टर अंबेडकर इसके क्या है? मुख्य चित्रकार हैं। साकार चित्र है तथा डॉक्टर अंबेडकर इसके मुख्य चित्रकार हैं। मुख्य चित्रकार हैं। महावीर त्यागी जी ने कहा संविधान एक साकार चित्र है। यदि संविधान को एक चित्र मान लिया जाता है तो उसके मुख्य चित्रकार कौन है? इसके मुख्य रचयिता कौन है? तो कौन है? डॉक्टर अंबेडकर है। तो इनके बारे में ये बातें भी कही गई। किन्होंने कही? तो महावीर त्यागी जी ने कही। इसके बाद एक व्यक्ति आते हैं तजमुल हुसैन जी। कौन आते हैं? तजमुल हुसैन जी आते हैं। तजमुल हुसैन जी। तो तजमुल हुसैन ने भीमराव अंबेडकर के बारे में कुछ और बातें कही। इन्होंने कहा संविधान को बनाने का जो श्रेय है वो किनको है? डॉक्टर अंबेडकर को है, हमारे विधि मंत्री भीमराव अंबेडकर को है। क्योंकि भारत के जो पहले विधि मंत्री जो बनाए गए स्वतंत्रता के बाद, भारत के पहले विधि मंत्री जो बने कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। तो इन्होंने कहा संविधान निर्माण का श्रेय है किनको दिया जाता है? तो हमारे विधि मंत्री को दिया जाता है। मतलब किन्हें दिया जाता है? भीमराव अंबेडकर को दिया जाता है। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। वे कौन है? एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। ये बात किसने कही? तजमुल हुसैन ने ही कही। तो ये क्या कहते हैं? ये कहते हैं संविधान निर्माण का श्रेय, संविधान निर्माण का श्रेय श्रेय हमारे विधि मंत्री विधि मंत्री विधि मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर अंबेडकर थे। हमारे विधि मंत्री को है। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति है। वे एक प्रतिभाशाली व्यक्ति हैं। देखो आजकल के जो एग्जाम होते हैं उनमें जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो कुछ ऐसे ही पूछे जाते हैं। कथन दिया जाता है और उनके बाद पूछा जाएगा ये कथन किनके द्वारा कहा गया, किसके बारे में कहा गया। तो ये भी आपको अच्छी तरह से याद होना चाहिए। बड़ा प्रासंगिक सब्जेक्ट है, इससे क्वेश्चन बहुत आते हैं। लैंग्वेज इसकी अलग हो जाती है। हम पढ़ते हैं, हमें जो एग्जाम में जब हमें क्वेश्चन को जब हम देखते हैं, उस एग्जाम हॉल का जो प्रेशर होता है उसके तहत जब हम वो एक क्वेश्चन पढ़ते हैं तो हमें वो समझ में नहीं आता कि वो हमसे क्या पूछना चाह रहा है। हमसे क्या पूछना चाह रहा है? देखो वो क्या देते हैं, आजकल जो एग्जाम का जो ट्रेंड चल रहा है, प्रश्न पूछने का जो ट्रेंड चल रहा है वो इसी प्रकार से है। कथन दिए जाते हैं और उसके बाद कथन में ये कथन किसने कहा या इसके पीछे का क्या कारण रहा, ये क्वेश्चन आजकल पूछे जाते हैं। तो आप इसके बारे में आपको अच्छा नॉलेज होना चाहिए कि ये जो कथन है इससे भी क्वेश्चन आते हैं। इसीलिए कथन आपको बताए जा रहे हैं ताकि इसमें से यदि कोई क्वेश्चन आए तो आपका कभी गलत न हो। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दो, चाहे आप एसएससी का दो, चाहे स्टेट पीसीएस का एग्जाम दो या कोई भी और कॉम्पिटेटिव एग्जाम जिसमें भारतीय संविधान का सिलेबस मेंशन है, जिसमें भारतीय राज्य व्यवस्था का सिलेबस मेंशन है, उसमें ऐसे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, संभावनाएं हैं। और इन्होंने क्या कहा तजमुल हुसैन जी ने, और क्या कहा गया कि जो डॉक्टर अंबेडकर हैं वो संसार के सभी संविधानों की और विधियों की बातों को जानते हैं। विधियों की बातों को जानते हैं इन्होंने। और क्या कहा? संसार के सभी संविधानों और विधियों की हर बात को वे जानते हैं। हर बात को वे जानते हैं। ये वे कौन है? तो वे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर हैं। वे जानते हैं संसार के सभी संविधानों और विधियों की हर बात को वे जानते हैं। वे क्या नहीं जानते? वे क्या नहीं जानते?
वे क्या नहीं जानते। तो ये कथन भी किनका है? तो ये कथन भी तजमुल हुसैन जी का है। इस प्रकार से इसको आप अच्छी तरह से पढ़ना, आपका कोई क्वेश्चन गलत न हो, इसके लिए आपको बार बार से इनको रिवाइज करना पड़ेगा, अच्छी समझ के साथ इस सब्जेक्ट को पढ़ना पड़ेगा। जो क्वेश्चन आ रहे हैं पीछे, जो एग्जाम में क्वेश्चन आए हैं, उनको भी हल करते रहिए और इसके बारे में अच्छा नॉलेज ग्रहण कीजिए। आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आज की ये क्लास हमें जरूर बताना कमेंट में। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, शेयर करना। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे द्रोणा पीसीएस के यूट्यूब प्लेटफॉर्म को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन को ऑन कर लीजिएगा ताकि आने वाली क्लासों के नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।